हाय एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है आईबीसी, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, आईबीसी। सो आर्टिकल की हेडिंग थी व्हाई बैंक्रप्सी रेजिम इन इंडिया नीड्स फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि अभी इसमें क्यों चेंजेस करने की ज़रूरत है। और ये आर्टिकल आया आया क्यों है, बिकॉज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इसमें कुछ चेंजेस होने हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल के जो ऑथर्स हैं वो पहले ये देख रहे हैं कि इस आईबीसी कोड में क्या क्या अच्छी बातें हैं और कहाँ कहाँ पे शॉर्टकमिंग्स है, और उस शॉर्टकमिंग्स को कैसे गवर्नमेंट उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस है जिसको समझने के पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है बैंक्रप्सी की। देन ये जब आईबीसी कोड आया है तो ऐसा नहीं था कि इसके पहले रेजोल्यूशंस नहीं होते थे। ठीक है, तो आईबीसी जो 2016 में आया था उसके आने के पहले कौन कौन से मैकेनिज्म इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे, फिर लास्ट में आएंगे आईबीसी पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो बैंक्रप्सी इज अ सिचुएशन when a company is unable to meet its financial obligation, ठीक है, towards a lender। तो जिस किसी ने भी, वो चाहे बैंक हो सकता है, चाहे एनबीएफसीज हो सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन जब किसी को लेंड करते हैं, किसी कॉर्पोरेट हाउस को, और उसके बाद बोरोवर को ये लगे कुछ टाइम के बाद कि मैं शायद ये पैसे पे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं बैंक्रप्सी। अब अगर मान लो कि अनाउंस हो जाए, मान लो कि डिक्लेयर कर दे कोई भी फर्म खुद को बैंक्रप्ट, और उसके बाद जो लोन्स की ईएमआईज है अगर वो पे ना हो, तो आपको पता है कि 90 डेज़ के बाद वो एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, राइट। लेकिन बैंक्रप्सी उस सिचुएशन को बोलते हैं कि जिस मोमेंट पे किसी भी फर्म को लग गया कि वो शायद अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाएगा, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं बैंक्रप्सी। अब है कि इसके पहले ये मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है इतना। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी कंपनी में जो उसके ओनर्स होते हैं, कंपनी हो सकता है पब्लिक हो सकता है प्राइवेट हो, बट अभी हम प्राइवेट कंपनी को लेके ही चलेंगे। तो मान लो कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है जिसके ओनर्स एक या दो या तीन, जितने भी हों, बहुत कम नंबर में होते हैं। तो वो कंपनी सिर्फ उनकी नहीं होती, उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, राइट। एंड उस कंपनी के ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी, उसको फंड करने के लिए बहुत सारे लेंडर्स के पैसे भी लगे होते हैं। तो मतलब ये कि कोई एक कंपनी अगर डिसफंक्शनल हो जाए तो उससे बहुतों का नुकसान होता है, राइट। तो इसके लिए बैंक्रप्सी सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों की मॉरल ड्यूटी है, एज इन कि जो बोरोवर्स हैं उनकी भी, और जो लेंडर्स हैं उनकी भी, कि इसका टाइमली रेजोल्यूशन हो, मतलब कि इस सिचुएशन को टाइमली हैंडल किया जाए। और ये सिचुएशन टाइमली हैंडल हो, इसी के लिए इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी एंड बैंक्रप्सी कोड ये लाया गया था 2016 में। इसके आने के पहले भी जो हमारे एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स थे, जैसे कि कुछ आपको प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 में मिलेगा। कुछ इसके प्रोविजंस आपको इंडस्ट्रियल सॉरी सिक सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, जो कि 1985 में आया था। तो इसमें भी बैंक्रप्सी को हैंडल करने के लिए प्रोविजंस इसमें थे। उसके बाद फिर एक और एक्ट है, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, सरफेसी एक्ट। तो ये तीन एक्ट मेन थे जिसके थ्रू बैंक्रप्सी को हैंडल किया जाता था। ठीक है, फिर ये लगा कि ये जो अलग अलग एक्ट्स हैं उनके प्रोविजंस अलग अलग हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है कि आपको कोई एक पार्टिकुलर इशू सॉल्व करने के लिए तीन अलग अलग एक्ट से प्रोविजंस उठाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2016 में वो एक कोड लेके आई जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये आया 2016 में। तो उसके बाद ये तीनों एक्ट के जो जो प्रोविजंस थे उसमें ज़रूरत पड़ी तो चेंजेस किए गए। फिर एक कॉमन सेट बनाया गया इसका, प्रोविजंस का, रूल्स का। और अब क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी ये दोनों इसी कोड से ये प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है। इसको कैरी आउट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको बोलते हैं आईबीबीआई। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई, इसको भी बनाया गया था 2016 में ही। ठीक है, तो इस बोर्ड का काम है कि ये सारा प्रोसेस देखे कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम आते हैं कि थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं प्रोसेस क्या है इसका। तो प्रोसेस ये है सबसे पहले कि जो मिनिमम अमाउंट है, मान लो कि जो हम बात कर रहे थे ना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की,
कि कितना डेट है जो कि कंपनी ये सोच रही है कि वो पे नहीं कर पाएगी, तो उसका कुछ अमाउंट होगा। ठीक है, तो वो अमाउंट पहले जब ये कोड आया था उस समय रखा गया था मिनिमम अमाउंट 1 लाख। तो आप देख सकते हो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये अमाउंट काफ़ी कम है, राइट। तो जब आया था ये जब कोड आया है तो उस समय 1 लाख रखा गया था मिनिमम अमाउंट। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि कोविड के टाइम पे जब बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई, तो कई ऐसे कंपनीज थे जो कि 1 लाख के ब्रैकेट को क्राइटेरिया को मीट कर रहे थे, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज दिस लिमिट, तो उन्होंने इसको 1 लाख से 1 करोड़ कर दिया। तो अभी अगर आप रिसेंट देखो तो मिनिमम अमाउंट जिसके बेसिस पे कोई कंपनी या फिर कोई लेंडर जिसने कि लोन दिया है, तो वो अगर रेजोल्यूशन प्लान या रेजोल्यूशन के लिए अगर मान लो फाइल करते हैं तो वो मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ होना चाहिए, वरना नहीं होगा। ठीक है, शुरू में अगर हम बात करें जब ये कोड आया था तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज जिसमें कि पूरा प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए वो रखा गया था 180 डेज। मतलब कि रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट फाइल करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो बोरोअर है, मतलब कि जो कंपनी है जिसने कि बोरो किया कहीं से, या तो वो फाइल करे खुद से ही, या फिर जो उसके लेंडर्स हैं वो भी फाइल कर सकते हैं। अब उसमें इशू ये है कि हो सकता है कि सेम टाइम पे किसी एक कंपनी ने एक से ज़्यादा बैंक से लोन लिया हो, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो। तो उस केस में ये दिक्कत होती है क्योंकि जो अब लेंडर्स है ना, उनको आपस में बात करनी पड़ेगी कि हम मिलके यहाँ पे फाइल करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम अमाउंट है वो 1 करोड़ होना चाहिए अब, जो कि पहले था 1 लाख। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो कि लेंडर वन, ठीक है, लेंडर वन उसने दिए होंगे 50 लाख, लेंडर टू उसने दिए होंगे 25 लाख, फिर लेंडर थ्री उसने दिए होंगे 25 लाख। तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप इंडिविजुअली देखो तो किसी का भी 1 करोड़ नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये 1 करोड़ है। तो इस केस में तीनों लेंडर्स को मिल के और साथ में जाना होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसी को काउंटर करने के लिए या फिर बैलेंस करने के लिए बोल सकते हैं कि दो तरीके दिए गए हैं। एक तो ये कि बोरोवर खुद से जाए और वो वहाँ पे एप्लीकेशन डाले कि हमारा रेजोल्यूशन प्लान स्टार्ट किया जाए, या फिर लेंडर्स जो अकेला भी हो सकता है या फिर बहुत सारे लेंडर्स के साथ वहाँ पे जाके फाइल कर सकता है। तो शुरू में ये जो पूरा प्रोसेस है कि फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, वहाँ से लेके और वो डेट जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब पूरा का पूरा रेजोल्यूशन प्लान खत्म हो जाए, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो है ना वो 180 डेज मैक्सिमम होने चाहिए। ये गवर्नमेंट ने अपने लिए मतलब आईबीसी कोड के थ्रू डिसाइड किया था कि मैक्सिमम 180 डेज में हो जाना चाहिए सब कुछ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये डेडलाइंस मीट नहीं होती थी और जो इफ़ेक्टिव टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता था, तो इसको फिर फर्दर बढ़ाया गया और इसको 270 डेज़ कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में ये पाया गया कि 270 डेज़ भी इनफ नहीं है। तो अभी का मैं बता रहा हूँ कि जो करंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज़ वो है 330 डेज़। तो ऑलमोस्ट अ ईयर हो गया ये, राइट। तो 330 डेज़ ये मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज़ है जिसके कि भीतर ये पूरा रेजोल्यूशन प्लान ये वर्कआउट हो जाना चाहिए। अब इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी या कोई लेंडर वो आईबीबीआई के पास जाए और बोले कि रेजोल्यूशन प्लान स्टार्ट करो तो वो कंपनी के एसेट को सीधे बेच दिया जाता है। ऐसा नहीं होता। उसमें पहले चेक की जाती है वायबिलिटी, मतलब ये कि जो बिजनेस का आइडिया है। क्योंकि देखो कोई कंपनी अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेज में है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद मैनेजमेंट ठीक नहीं हो उसका, मतलब ये कि बिजनेस आइडिया अच्छा हो लेकिन शायद उनकी मैनेजमेंट उतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो ऑपरेशंस को रन नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें ये देखा जाता है कि क्या बिजनेस आइडिया या फिर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो क्या वायबल हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मान लो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैनेजमेंट की वजह से हुई है तो इसको ठीक किया जा सकता है। जो आईबीबीआई है या फिर जो लेंडर्स है वो मिल के एक ऐसा मैनेजमेंट बोर्ड बोल लो या फिर जो भी ऐसा होते हैं जो मैनेजमेंट पूरी टीम होती है, तो अगर उसको रिप्लेस कर दे, ठीक है, विद विद अ मोर कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल, प्रोफेशनल्स, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि शायद वो कंपनी अच्छे से परफॉर्म करने लग जाए और जो भी डेट है पहले का पूरा पे हो जाए, राइट। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि पहले आप बिजनेस की वायबिलिटी चेक करो। अगर बिजनेस वायबल है
तो उस कंपनी के एसेट्स को, मतलब हो सकता है उसके प्लांट्स होंगे, बिल्डिंग्स होगी, व्हीकल्स होंगे, तो वो पूरा सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ये करो कि मैनेजमेंट को रिप्लेस कर दो। और हाँ, कंपनी के मैनेजमेंट पे, आई मीन कंपनी पे हो सकता है कि ओनरशिप लैंडर्स की हो जाए, क्योंकि इन दी एंड पैसा उन्हीं का फंसा हुआ है, राइट। लेकिन जैसे ही उनका पैसा रिकवर हो जाएगा तो फिर ओनरशिप, या फिर आप ऐसे बोल लो कि कंट्रोल फिर कंपनी को वापस दे दी जाएगी। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि सबसे पहला स्टेप है इसमें ये कि आप बिजनेस की वायबिलिटी चेक करो। अगर वायबल है तो आपको आपको कंपनी के एसेट को सेल करने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस को चलने दो, लेकिन लोगों को बदल दो। नेक्स्ट इसमें यह है कि अगर मान लो वायबल नहीं है, फिर क्या किया जाए। तो उस समय जो जितने भी एसेट्स हैं कंपनी के, तो एसेट्स को सेल करने का ट्राई करते हैं ये, सो दैट उन एसेट्स को सेल करके और जो भी पैसे रिकवर हो पा रहे हैं तो जितने भी लेंडर्स हैं उनमें वो बांट दिया जाए। जिस भी रेशियो में बोरोइंग कंपनी ने की थी, उसी रेशियो में उसके एसेट को बांट दिया जाता है। तो उसमें अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि एसेट्स को आप सेल कर लोगे ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको बायर्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। तो आईबीबीआई का काम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहले उनके पास एप्लीकेशन आ रही है रेजुलेशन की। एप्लीकेशन के बाद उनको अब बायर्स भी ढूंढने हैं कि इसको बाई कौन करेगा। सॉरी। अब आपको ये ढूंढना है कि मतलब आईबीबीआई को ये ढूंढना होता है कि बाई कौन करेगा। तो मान लो कि बायर्स मिल भी गए, ठीक है, और उसके बाद सेल हो गई। ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि रेशियो के टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मतलब कि मान लो कि जो पूरा लोन अमाउंट था वो था 200 करोड़, लेकिन जो रिकवर हुआ है इसके एसेट को सेल करके, क्योंकि अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में रहती है तो उसके एसेट्स की भी वैल्यू डाउन हो जाती है। जैसे आप देख रहे होगे कि जब भी कोई कंपनी प्रॉब्लम में होती है तो उसके शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है, राइट। तो ये मतलब आइडिया और भी बहुत सारी चीज़ों में एप्लीकेबल है। तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि 200 करोड़ की उसकी लायबिलिटी है, लेकिन उसके एसेट्स को सेल करके रिकवर किया गया हो सकता है 75 करोड़। तो जितने भी लेंडर्स हैं और उन्होंने जिस रेशियो में मतलब कि 200 करोड़ में उनका जो भी प्रोपोर्शन है, उसी प्रोपोर्शन में 75 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है। ओके। तो अभी जो बात हो रही है इस आर्टिकल में, अब हम आते हैं आर्टिकल के कंटेंट पे। अब स्टैटिक चीज़ों को हमने देख लिया। तो इसके पहले मैं एक और आपको बता दूं यहाँ पे फैक्ट। एक टर्म है CIRP, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है। जो मैं बता रहा था कि आईबीबीआई को जब एप्लीकेशन मिलता है तो वो काम करना स्टार्ट कर देती है। तो वो काम इसी के थ्रू होता है, यही मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं CIRP। ये है आपको सेक्शन 6 ऑफ IBC, या फिर IBC 2016, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का जो सेक्शन 6 है, वो CIRP के बारे में बात करता है। ठीक है। तो इस बार अभी जो गवर्नमेंट बोल रही है कि कुछ चेंजेस करेगी, तो वो चेंजेस क्या होंगे? तो वो CIRP के मैकेनिज्म में चेंजेस होंगे। CIRP क्या है अगेन? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो जो मैंने बोला कि पहले 180 डेज़ में पूरे प्रोसेस को ख़त्म कर दिया जाना था, फिर वो बढ़ा के 270 कर दिया गया, और वो अभी 330 हो रहा है। 330 डेज़ हो गया है वो। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस होंगे तो शायद उनकी रिड्रेसल 180 डेज़ या 270 डेज़ में नहीं हो पा रही होगी, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको 330 किया है। तो ये डेज़ बढ़ाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता लॉन्ग टर्म में। ठीक है, हमें पहले उन उन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी पड़ेगी जिसकी वजह से डिले हो रहा है। तो जो सबसे पहला रीज़न था डिले का, जो मैंने लास्ट स्लाइड में थोड़ा-सा आपको हिंट दिया है, कि आईबीबीआई को बायर्स भी ढूँढने होते हैं, राइट? अब बायर्स टाइम पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या फिर अगर मान लो टाइम पे मिल भी गए बायर्स, उन्होंने उन्होंने पे कर दिया, उन्होंने एसेट को परचेज करके पैसे दे दे दिए। अब वो पैसे कैसे बटे लेंडर्स में? अगर मान लो एक से ज़्यादा लेंडर्स है तो वो पैसे कैसे बांटे जाएंगे? तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिले होता था इसमें। और भी दो तीन रीजंस हैं, अ, जैसे कि मान लो कि बायर्स ने पैसे दिए, उसके बाद उन पैसों को आईबीवीआई ने ऑफर किया लेंडर्स को। अब लेंडर्स मान लो सेटिस्फाई नहीं है, उनको जिस प्रोपोर्शन में पैसे मिल रहे हैं उससे वो खुश नहीं है, तो वो फर्दर किसी कोर्ट में चले जाते हैं। अब जैसे ही मामला किसी कोर्ट में गया तो पूरा का पूरा इशू वहीं पे रुक जाता है। वो जब तक कोर्ट से वर्डिक्ट नहीं आएगी तब तक यहाँ पे भी कुछ काम नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक रीज़न है।
कि जो पूरा प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है, तो इसकी वजह से वो डेडलाइन मीट नहीं हो पा रही थी। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, किया नहीं एक्चुअली, उन्होंने प्रपोज़ किया है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, और इस चीज़ को एप्रिशिएट की गई है इस आर्टिकल में। जो ऑथर्स हैं उन्होंने इसको बढ़िया बताया है। वो सीन क्या है कि पूरे प्रोसेस को उन्होंने 2 पार्ट में बाँट दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है? पूरे प्रोसेस को उन्होंने 2 पार्ट में बाँट दिया। पहला पार्ट ये है कि जैसे ही एसेट्स रिकॉग्नाइज़ हो जाएँगे, आइडेंटिफ़ाई हो जाएँगे कि क्या बेचना है, उसके तुरंत बाद बायर को ढूँढ के उसको सेल कर दिया जाएगा, ठीक है? तो पहले पार्ट में बायर्स को बायर्स गेट ओनरशिप ओवर द एसेट, ये पहला पार्ट है। अब जैसे ही बायर्स को एसेट्स की ओनरशिप मिल गई, वहीं पे ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट, मतलब कि वो जो पैसे हैं वो बायर्स को मिल गए, ठीक है? तो ये पार्ट हो गया कंप्लीट, जो कि सबसे मेन था। सेकेंड पार्ट में क्या है कि अब जो रिकवर्ड रिकवर्ड मनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है लेंडर्स में, ठीक है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है लेंडर्स में, और किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरा प्रोसेस क्या है ये पहले से ही सॉरी, हाँ, किस बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये पहले से ही डिसाइड कर लिया जाएगा, जिससे कि आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इसको हम बोल सकते हैं प्री डिसाइडेड। तो 2 ब्लॉक्स में बांट दिए, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, अब यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? अगर मैं एवरेज नंबर ऑफ डेज़ की बात करूँ अभी, तो किसी-किसी केस में 660 डेज़ भी गए हैं रेज़ोल्यूशन प्लान में, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है, जिसको कि हमें रिड्यूस करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो आर्टिकल में बात की गई है कि जो आईबीसी मैकेनिज़्म है या फिर आईबीबीआई अपने पूरे प्रोसेस में कितना इफ़ेक्टिव रहा है अभी तक। तो अगर हम ऐसे बात करें, जो केसेस चल रहे थे इस साल तक, तो अराउंड 6000 एप्लीकेशंस मिली थी CIRP के थ्रू। तो CIRP के थ्रू 6000 एप्लीकेशंस मिली थी, जिसमें अराउंड 4000 को ऑलरेडी डिस्पोज किया जा चुका है, इसकी रिकवरी हो चुकी है। फर्दर इसमें 2000 के आसपास, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है लेकिन इसी के आसपास है। ये नंबर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हैं वो ऑलरेडी एड्रेस हो चुके हैं, ठीक है? तो चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें डिले हो रहा है। उसके बाद रोड ब्लॉक्स क्या हैं, तो सबसे पहले तो मैंने आपको वो बताया कि जो इंटर इंटर क्रेडिटर्स, इसको आप बोल लो कि अग्रीमेंट हो गया, या फिर मतलब कि किस लेंडर को, किस क्रेडिटर को किस प्रोपोर्शन में पैसे मिले, किसको पहले मिले। ये भी बहुत बड़ा इशू है कि मान लो कि पैसे पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं, कुछ ही अमाउंट हुआ है, 20% हुआ है, 30% हुआ है। तो जितना रिकवर्ड अमाउंट है वो सबसे पहले किसको जाएगा, या फिर जब पूरा अमाउंट रिकवर हो जाएगा उसके बाद हम सबको एक साथ पे करेंगे। तो ये सब कुछ कुछ इशूज़ हैं। दूसरा इशू इसमें ये है कि जिस जो मैंने थोड़ा सा बताया था पहले आपको, कि आईबीसी में एक और फैक्ट है जो मैंने पहले नहीं बताया था आपको, कि अगर बोरोवर, मतलब जो कंपनी है जिसने कि बोरो किया था पहले, उसको या फिर क्रेडिटर्स, दोनों में से किसी को भी अगर सीआईआरपी का रेजोल्यूशन प्लान वो ठीक नहीं लग रहा, उसमें कुछ उनको लूपहोल दिखाई दे रहा है, तो वो डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाएंगे। उनके लिए एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है? ए शॉर्ट में। वो ए होता है एनसीएलटी। इसका प्रोविजन कहाँ से आया? ये आया कंपनीज एक्ट से। एनसीएलटी को बनाया गया था 2016 में। किसके बाद? जब कंपनीज एक्ट 2013 आया है, तो उसी में प्रोविजन था एनसीएलटी के लिए, ठीक है? तो उसको 2016 में बनाया गया है। एनसीएलटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है? तो अगर बोरोवर्स को या फिर क्रेडिटर्स को अगर कुछ भी इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिससे कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो जा सकते हैं एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के पास गए, अगर वहाँ से भी मान लो कि उनको उनको वर्डिक्ट सही नहीं लग रहा, तो फिर वो फर्दर जा सकते हैं एनसीएलएटी के पास। तो इसके पहले का सेम है, बस इसमें एपेलेट ट्रिब्यूनल ऐड हो जाता है, ठीक है? तो एनसीएलटी में भी अगर कुछ मान लो नहीं हो पाया, तो वो फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। बट हाँ,
हुआ है ये कई बार। तो जैसे ही एनसीएलटी में गया और वहाँ से फिर एनसीएलटी में गया, तो 180 डेज़ तो भूल ही जाओ कि इतने में रेजोल्यूशन होगा, क्योंकि कोर्ट में कितना टाइम लगता है पता है आपको। और ये सब कोई नॉर्मल कोर्ट्स नहीं है, इनको इनको बोला जाता है ट्रिब्यूनल। लेकिन हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि जुडिशियल सिस्टम, वो चाहे कोर्ट हो चाहे ट्रिब्यूनल्स हो, वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो 180 डेज़ क्या, वो 270 डेज़ में भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 330 डेज़ कर दिया था। ठीक है। तो एक तो सबसे पहला ये इशू है कि जैसे ही मामला किसी ट्रिब्यूनल में गया, तो वहाँ पे इशूज़ हो जाती हैं, और वहाँ से डिले होने स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको भी ठीक करने के लिए गवर्नमेंट हो सकता है कुछ इसमें प्रोविज़न लेके आए। ओके। तो अब आईबीसी को गेम चेंजर क्यों बोला जाता है? अभी तक जो भी प्रपोजल्स हैं उस पे हमने बात कर ली। आर्टिकल में लास्ट पॉइंट में बस ये बताया गया है कि आईबीसी क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी इकोनॉमी में अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगर बहुत स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं, तो उसका नुकसान ये होगा कि लोग रिस्क लेने से डरेंगे। ठीक है। तो रिस्क टेकिंग किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी बोल लो या डेवलपिंग इकोनॉमी बोल लो, उसका सबसे बड़ा ट्रेट होता है। अगर किसी ने रिस्क नहीं लिया, तो हो सकता है कि एक अच्छा आइडिया जो कि बाद में चल के बहुत सक्सेसफुल हो सकता था, वो कभी नहीं हो पाएगा, राइट? क्योंकि अगर अगर सारे के सारे लोग अगर सेफ ऑप्शंस लेके चलेंगे, तो इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। तो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये रिस्क टेकिंग ट्रेट मेंटेन रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने रिस्क लिया, जिन लोगों ने स्टार्टअप्स को खड़ा किया, अगर उनके बिजनेस आइडियाज़ अगर फेल भी हो जाए बाद में, तो भी गवर्नमेंट या समझ लो कि इंडस्ट्री बैक्ड कोई मैकेनिज्म रहे जो कि उनके रिजोल्यूशन प्लान में हेल्प करे। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने बिजनेस खड़ी की, आपने कोशिश की कि वो अच्छे से फंक्शन करे, नहीं हो पाया कोई बात नहीं। अब कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपने लेंडर्स को, जो भी आपके पास बचा है एसेट, आप उसके थ्रू उसको पे कर पाओ। ठीक है। तो इसलिए ये आईबीसी बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि आईबीसी के पहले 3 एक्ट थे। कंपनीज एक्ट 2013, इनफैक्ट 2013 वाले एक्ट के पहले भी हुआ करता था सीए 1956। तो ये एक्ट है। उसके बाद फिर क्या था, एक सिक इंडस्ट्री कंपनीज एक्ट 1985। फिर क्या था, सरफेसी एक्ट। इतने सारे एक्ट में अगर आप किसी प्रोसेस को बांध दोगे, तो वो कभी भी अच्छे से फंक्शन नहीं करने वाला, राइट? तो ये सब दिक्कत पहले होती थी। तो आईबीसी की वजह से ये प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। और भले ही वो लग रहा हो कि 180 डेज से बढ़ के ये 330 हो गया, बट ये पहले के मुकाबले अभी भी काफ़ी कम है। पहले जब ये तीनों एक्ट थे, तब तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते थे, फिर भी फैसला नहीं आता था। तो इसके आने से एटलीस्ट ये हुआ है कि थोड़ा सा कम तो हुआ है। इसमें और भी कोशिश की जा रही है कि नंबर ऑफ डेज इसमें कम हो। दूसरा इसमें क्या है, कि हम इसको क्यों गेम चेंजर बोल सकते हैं, वो इसलिए भी है बिकॉज अगर मान लो, जैसे मैंने बताया था पहले, रेजोल्यूशन के पहले ये देखा जाता है कि क्या बिजनेस आइडिया वायबल है। और अगर बिजनेस आइडिया वायबल है, तो ये चीज़ें जल्दी से ठीक करनी होती है। मतलब ये नहीं कि जो कंपनी अभी फंक्शन कर रही है, जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अगर आपने उसको एड्रेस किया 5-6 साल के बाद, तो उसका आइडिया भी वायबल नहीं रहता फिर। तो इसीलिए वो ये जो टाइम है ना, क्यों गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है बहुत ज़्यादा, कि ये कम से कम होना चाहिए। ये जितना कम होगा, बिजनेसेस के उतने ही उनके पास उतने ही ऑप्शंस होंगे, उतने ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि वो फिर से कम बैक करे और अपने बिजनेस को बढ़ाए आगे। तो आईबीसी इसी को एड्रेस करता है। वो ये कोशिश करता है कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि बिजनेस वापस से फंक्शन कर सकती है कि नहीं, अगर हम उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करें, जो कि या तो मैनेजमेंट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कुछ और भी होगा। तो ये काम जितनी जल्दी होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर इसमें डिले कर दिया गया, तो ये एक जो होती है ना, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो किसी भी बिजनेस के हाथ से चला जाता है। फिर कोई दूसरे लोग आ जाएंगे और इसी आइडिया पे कुछ और वो कर देंगे बिजनेस स्टार्ट। तो इसलिए आईबीसी को गेम चेंजर बोला जाता है। आज के वीडियो में इतना ही था कंटेंट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।